नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश वर्मा और हम लोग बना रहे हैं फाइनेंशियल मॉडल ऑफ लिस्टेड कंपनी सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड का। हमने फाइनेंशियल मॉडल प्रिपेयर करना शुरू करा था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें हिस्टोरिकल नंबर्स को एंटर करना होता है, यानी कि जो पिछले 3 साल के या 4 साल के ऑडिटेड नंबर्स हैं उसे हमें डालना होता है एक एक्सेल फाइल के अंदर। आप देख सकते हैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है और साथ में बैलेंस शीट आ रही है और इसमें हमने पिछले 4 साल के नंबर डाल दिए हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है या फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब होता है कि हमें आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल का मॉडल तैयार करना है, यानी कि हमें वहाँ पर प्रोजेक्शंस डालनी है आने वाले टाइम में कितने सेल्स, कितना प्रॉफिट इस कंपनी का होने वाला है। और ये सारी की सारी चीज़ें हम किसी एजम्पशन के बेस पे कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एजम्पशन लें कि इनकी सेल्स 50% ग्रो करेगी, कुछ लोग कहें 5% ग्रो करेगी, कुछ लोग कहें 15% ग्रो करेगी। तो हम एजम्पशंस को कैसे लें? अगर हमें सेल्स का नंबर चाहिए, हमें कॉस्ट का नंबर चाहिए, हमें प्रॉफिट का नंबर चाहिए, हमें इनके डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल एसेट्स जो इनके हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, उनके नंबर्स चाहिए, डेट का नंबर चाहिए, कैसे होगा ये सब? अगर आपने ये सीख लिया तो आप किसी भी लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडल अगर बन जाता है तो इसके बेस पर आप कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हैं। आप कंपनी का एक शेयर प्राइस निकाल सकते हैं, उसको बाय या सेल रेटिंग दे सकते हैं इफ़ यू नो अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। यही मॉडल आपको बैंकिंग में भी काम आता है, यही मॉडल आपको इक्विटी रिसर्च में भी काम आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी काम आता है। हर जगह पर फाइनेंस के जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें फाइनेंशियल मॉडल बनाना आप लोगों को आना चाहिए। तो अगर आप फाइनेंस की जॉब में जाना चाहते हैं, दिस इज़ अ प्री रिक्विसाइट। ये सारी चीज़ें आप मेरी एप्लीकेशन से सीख सकते हैं। बस डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से योगेश वर्मा ऐप और वहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर सीख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मैंने एक एजम्पशन का यहाँ पर एक कॉलम बनाया है और इस एजम्पशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो डेट आ रही है इन्हें मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्स ग्रोथ। तो मेरे को 2020 की अगर सेल्स ग्रोथ देखनी है, यानी कि 20 में रेवेन्यू कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, तो मैं टोटल रेवेन्यू देखूँगा कितना परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है, डिवाइडेड बाय दिस -1। इसमें मैं परसेंटेज का साइन लगाऊंगा। परसेंटेज का साइन आप यहाँ से लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 19.5% मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर दिया और -1 कर दिया। तो ये बहुत ही जो है सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो करंट ईयर का मेरा नंबर है वो पिछले ईयर के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो करीब करीब निकल कर आता है 80%, या आप कह सकते हैं 80.5%। यानी करंट ईयर की सेल्स पिछली बार के मुकाबले मेरी 80.5% हुई है। या दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी करंट ईयर की सेल्स 19.5% गिरी है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है मेरा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन रहा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिएगा 19.5% माइनस, यानी कि सेल्स मेरी गिरी है। अगले साल की मेरी सेल्स बढ़ी है, उसके अगले साल की मेरी सेल बढ़ी है। 2019 में आप लोगों को पता होगा कि कोविड आ गया था और कोविड में इसी कंपनी की नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज़ की बहुत सारे सेगमेंट में, सेक्टर्स में फॉल आया था। तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर सकता अपने आने वाले प्रोजेक्शन में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में कोविड कब आने वाला है। एक बार आया, एक बार इवेंट हुआ, हो गया, निकल गया। तो इसके लिए जो है मैं पिछले 2 साल का एवरेज ले सकता हूँ और पिछले 2 साल का एवरेज 14.7% या 15% बन रहा है। एवरेज कहाँ से आ रहा है आप नीचे देख सकते हो, इन दोनों का एवरेज आ रहा है 14.7%, यानी कि 12.6% प्लस 16.8% डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों का एवरेज आ गया 14.7%। सिंपल, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया। तो मैं एक एजम्पशन ले सकता हूँ कि 15% से मेरी सेल्स आगे बढ़ेगी। अब आप लोग तो कहेंगे कि यार ये तो बहुत सिंपल हो गया। वैसे सेल्स अगर देखा जाए तो इट्स अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। आप कितना प्रोडक्ट बेचते हैं और उसकी प्राइस कितनी है, यही होता है ना, कुछ और तो नहीं होता। हाँ जी सर, यही होता है। हम कहाँ कह रहे हैं कुछ और होता है। मैं वही कंफर्म कर रहा था कि आपको बेसिक्स पता है कि सेल्स इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। परंतु इस टाइम मेरे पास क्वांटिटी और प्राइस का डेटा नहीं है और मैंने जैसे आपको बताया है कि हम आने वाली स्लाइड्स में, आने वाली क्लासेस में इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते चलेंगे। मतलब पहले हम सीखेंगे कि एक बहुत सिंपल मॉडल कैसे बनता है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेल्स के, कॉस्ट के और बहुत सारे बैलेंस शीट के आइटम्स होंगे, उन्हें और कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे कि वो कैसे डराइव हो रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि आपको एक बार बेसिक
फाइनेंशियल मॉडल बनाना तो आ जाए, कम से कम बेसिक तो आप सीख जाएं। कॉम्प्लेक्स तो फिर कितना भी कर सकते हैं, आने वाले सेशन में करेंगे, अपनी एप्लीकेशन में हम वही करने वाले हैं। डिफरेंट कंपनीज़ का ट्राई करेंगे, कुछ नई एजम्पशंस को लेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। अब आने वाले टाइम में मुझे ग्रोथ नहीं पता, मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर डालूँगा 2023, भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यही तो मुझे करना है। मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाना है। यहाँ पर मैं एज्यूम करूँगा मेरी सेल्स 15% से ग्रो करेगी, और अगर मुझे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए कलरिंग करनी है देन आई कैन डू, कि अपनी एजम्पशंस को मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर दूंगा। तो मुझे पता है कि ये जो पिछले नंबर आ रहे हैं ये तो मैंने कैलकुलेट करे हैं, और आने वाले जो नंबर हैं वो मैंने एज्यूम करे हैं कि अगले साल की सेल मेरी 15% से ग्रो करेगी। अब जब मैंने सेल्स ग्रोथ की एजम्पशन ले ली तो नेक्स्ट ईयर की जो मुझे सेल्स डालनी है वो मैं क्या करूँगा, इसमें से मल्टीप्लाई 1 प्लस तो मैंने सेल्स को बढ़ा दिया। अब ये सेल्स मेरी 15% से ग्रो कर रही होगी। सिमिलरली मैं यहाँ पर वही चीज़ करूँगा और सेल्स और अदर इनकम दोनों को ही 15% से इंक्रीज कर दूंगा। मैंने एजम्पशन ली है, इसका मज़ा कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं एजम्पशन यहाँ पर 15 की जगह 20% कर देता हूँ तो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। ये देखिए 79453, ये भी 20% करना पड़ेगा। अब देखिए 82,908। तो आप अपनी एजम्पशन को चेंज करेंगे उस हिसाब से आपका मॉडल चेंज होते रहेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि भैया आने वाले साल में कंपनी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, एक नया प्लांट लगाने वाली है, उस वजह से अभी तो 15% की ग्रोथ हो रही है पर उसके बाद 20% की रहेगी 2 साल, 20 फिर 18% की रहेगी, फिर 17% की रहेगी, फिर 15% की और ग्रोथ रहेगी। आप कैसा भी एजम्पशन ले सकते हैं। तो एजम्पशन लेंगे जैसे जैसे कंपनी के बारे में मुझे और नॉलेज मिलेगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं अपने मॉडल को चेंज करते रहूँगा। फिलहाल मैंने एक बहुत बेसिक एजम्पशन ली है, उसके हिसाब से मैंने सेल्स के नंबर ड्राइव कर लिए। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे नंबर्स और आ रहे हैं, इनको देखिएगा आप। क्यों ना इन एजम्पशंस को यहीं पर कॉपी कर लिया जाए और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है इसको भी जो है कैलकुलेट किया जाए कि भाई सेल्स का कितना परसेंट। सेल्स को मैंने फ्रीज़ कर लिया है, F4 दबा के डॉलर का साइन आ गया है, ये फ्रीज़ हो गया है। आप लोगों को अगर एक्सेल नहीं आता है, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए मेरा एक्सेल का भी कोर्स है, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एक्सेल शीट को ओपन करने से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसमें मैक्रोज भी आते हैं, जिसमें वी लुकअप भी आते हैं, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आती है, पिवट टेबल भी आती है, ग्राफ चार्ट्स भी आते हैं, सब कुछ आपको सिखाया हुआ है ज़ीरो से लेकर। और कितने दिन में सीख सकते हो? 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ता आपने ऊपर लगाना है, आपकी एक्सेल की स्किल आ जाएगी। 1 हफ्ता लगाना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लोगे। 1 हफ्ता लगाना है, बैलेंस शीट बनाना सीख लोगे। 1 हफ्ता लगाना है, प्रैक्टिकली ऑडिटिंग कैसे होता है वो सीख लोगे। एक हफ्ता लगाकर ऑलमोस्ट ओवरऑल इन 1 मंथ यू कैन बिकम स्किल्ड। इफ़ यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट या किसी भी कॉमर्स की स्ट्रीम से आते हैं, एक बार आप स्किलफुल बन गए, उसके बाद नौकरी मिलनी, अरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा नौकरी मिलना। अब आप पूछेंगे मेरी नौकरी कौन लगाएगा? मैंने स्किल्स तो सीख ली, नौकरी कौन लगाएगा? भाई अब वो भी हम लगवाने वाले हैं। फ्री प्लेसमेंट, नो चार्जेस। जो लोग हमसे सीख रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं और हमारे पास आते हैं कि हमारी नौकरी लगवाइए, तो उसके लिए हमने एक और नया इनिशिएटिव शुरू कर लिया है, बूस्ट माय करियर। यहाँ पर हम नौकरी लगवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, फिर नौकरी भी चाहिए। तो पूरा एंड टू एंड काम करेंगे आपके साथ मिलके। इसके लिए आप ज़रूर पहले अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए हमारी ऐप से, और फिर हमारे पास आइए हमारे बूस्ट माय करियर इनिशिएटिव में, और वहाँ पर जो नौकरी की वैकेंसीज आती है, ये जैसे भी हमारे लाइव सेशन होते हैं जिसमें जो भी आपको हेल्प चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कैसे रिज्यूमे बनाना है, वो सारी हेल्प हम आपकी करेंगे ताकि आपकी नौकरी भी लग सके। ये मेरी सेल्स का कितना परसेंटेज है वो मैंने यहाँ पर देख लिया, और मैंने सेल्स के नंबर को फ्रीज़ कर दिया ताकि मैं यहाँ पर ड्रैग कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, वो बिल्कुल ही जो है डिफ़र कर रही है। कभी 82%, कभी 61, कभी 73, कभी 87, जो कि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी इसमें कुछ ना कुछ गलती हुई होगी।
आप देख सकते हैं कि ये मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन जो है, इसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री भी आ रहा है। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री जो है वो मैं आने वाले टाइम में ज़ीरो मान सकता हूँ। इसका एक रीज़न है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि ईयर एंड पर मेरे पास कितना स्टॉक होगा, अभी तो मुझे पता है चलो ठीक है 22 का मैं देख लूँगा, जो स्टॉक पड़ा है वो नेक्स्ट ईयर मेरा ओपनिंग बनेगा, पर फिर एट दी ईयर एंड जो 23 आएगा, मार्च 23, उस टाइम मेरे पास कितना स्टॉक होगा आई डोंट नो। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कोई सेल्स है उसका एक सर्टेन परसेंटेज ही आप जो है स्टॉक रखते हो। कभी हो सकता है लास्ट में आपके पास इन्वेंट्री का लॉट आया हो और इन्वेंट्री बढ़ गई हो, कभी जो है इन्वेंट्री कम हो एज ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर्स। बट मैं ये तो मान सकता हूँ कि मान लो ओपनिंग में मेरे पास 10,000 रुपये का स्टॉक था, तो मैं मान सकता हूँ कि क्लोजिंग में भी 10,000 का मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा। तो ये नहीं कह रहा कि मैं स्टॉक ज़ीरो है, मैं ये कह रहा हूँ जितना स्टॉक मेरे पास ओपनिंग में था उतना ही स्टॉक अगर मेरे पास क्लोजिंग में है तो चेंज जो है इसका वो ज़ीरो आ जाएगा। एक मैं एजम्पशन ले सकता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर एजम्पशन में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सीधा देख सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मेरा सेल्स का कितना बन रहा है, और मैं इसको फिक्स क्यों कर रहा हूँ। गलत गलत गलत, मुझे फिक्स करना ही नहीं चाहिए। वैसे एक मिस्टेक मैंने ये भी करी हुई है कि मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर ये फिक्स होगा ही नहीं। ये देखिए, अब देख रहे हैं आप 82%, 75, 80, 82% अब ठीक हो गया ये कि ऑन एन एवरेज 80% जो है मेरी कॉस्ट होती है। बट फिर भी चलो मैं अपने एजम्पशन के लिए ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट के साथ टोटल कॉस्ट को एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई देखो ये मैंने खरीदा, ये मेरा ओपनिंग था, ये क्लोजिंग स्टॉक था, दोनों का मिलाकर मेरा सेल्स का कितना परसेंटेज बन रहा है। तो दोनों का मिलाकर मेरा 80% बन रहा है। अब तो और ज़्यादा सटीक हो गया। 80%, 79, 78, 79 एवरेज भी लोगे तो ऑलमोस्ट आपका आएगा 79%। दैट मीन्स यू कैन टेक एन एजम्पशन ऑफ 79%। इसी की एजम्पशन आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1% या 2% से भी इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आपके जो मार्जिन्स हैं वो कम हो जाएंगे। और सारा खेल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1-2% के मार्जिन पर होता है। तो इसके लिए यहाँ पर ऐसी एजम्पशन आप नहीं ले सकते, चलो ठीक है यार 80% कर लेते हैं, 82 कर लेते हैं, नहीं कर सकते जी ऐसे। थोड़ा प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। तो ये मैंने एजम्पशन ले ली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। पहले गलती हो गई थी, पहले उसको फ्रीज़ कर दिया था, फ्रीज़ नहीं करना था, क्योंकि ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का आपका कॉस्ट नेक्स्ट ईयर की सेल्स के साथ डिवाइड होना चाहिए। फिक्स कर देंगे तो पिछले साल की सेल्स के साथ ही डिवाइड हो रहा था, फिक्स नहीं करना था। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो प्लस किया हुआ है ये थोड़ा सा जो है गलत फार्मूला लगा हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। अब चाहें तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इट विल नॉट मैटर। क्योंकि इसको मैं ज़ीरो एज्यूम कर रहा हूँ, ये इसको मैं चलो हटा भी दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, या नहीं भी हटाऊँ, नहीं भी हटाऊँ, इस फॉर्मूले को ठीक कर लूँ अगर मैं, टोटल एक्सपेंसेस जो है वो मेरे बिल्कुल ठीक हो गए। ये जो टोटल आ रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये बिल्कुल मैंने सेम आगे ड्रैग कर दिया प्लस का फॉर्मूला। इन्वेंट्री का जो चेंज है वो मैं ज़ीरो एज्यूम कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ओपनिंग जो था वही क्लोजिंग है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस हैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपनी एजम्पशन से। 23 को 23 की एजम्पशन से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है जी। और ये मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन भी आ गया। दिस इज़ अ वेरी बेसिक फाइनेंशियल मॉडल। इसको कभी भी एज्यूम मत करिएगा कि यही मॉडल जो है कंपनीज़ में या इंडस्ट्री में काम करता है। बट यस, जितने भी मॉडल इंडस्ट्री में होते हैं, कंपनी में एक्चुअली में बनते हैं, उसका 80% यही होता है। और आने वाले सेशन में जैसे ही हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 90 to 95% जो एक्चुअली में यूज़ होता है वैसा मॉडल बन जाएगा इन इक्विटी रिसर्च और इन कंपनी। बट एटलीस्ट पहले उस 80% पर तो पहुंच जाएं, बेसिक तो तैयार कर लें, फिर कॉम्प्लेक्स पर आएंगे ना। अभी मैं बिल्कुल बेसिक पे काम कर रहा हूँ। आगे आप क्या आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को मैं डिवाइड करूँगा अगेन सेल से, क्योंकि सेल्स एक मेजर है। रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑपरेशंस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो दैट इज़ अ गुड बेंचमार्क। तो पिछले सालों का मेरे को पता लग रहा है कि करीब करीब 5% मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट होती है।
तो 5% की मैं एजम्पशन ले सकता हूँ और इसको आगे ड्रैग कर सकता हूँ। ब्लू कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे पता है मैंने मैनुअली उस नंबर को डाला है, और जो पिछले नंबर हैं वहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया। ये देखिए फॉर्मूला हिस्टोरिक नंबर के बेस पर मैंने फॉर्मूला लगाया है, फ्यूचर एजम्पशन के बेस पर मैंने आगे के नंबर ड्राइव करे हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5% से। फाइनेंस कॉस्ट, अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप कहेंगे कि चलो फाइनेंस कॉस्ट भी मैं सेल्स का परसेंटेज ले लेता हूँ। द आंसर इज़ नो, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आपके डेट से आती है। अगर कंपनी के पास लोन है ही नहीं तो सेल्स कितनी भी बढ़ जाए फाइनेंस कॉस्ट ज़ीरो होगी। फाइनेंस कॉस्ट का सेल से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट का रिलेशन है डेट से। तो इसके लिए मैंने ना डेट का भी एक शेड्यूल बनाया है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कुछ नहीं है, कुछ मैंने अपने आप से नहीं डाला, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो चीज़ें हमने बैलेंस शीट में यहाँ पर डाली है। ये देखिएगा आप, यहाँ पर बोरोइंग्स हमने डाली है। ये देखिए बोरोइंग्स, करंट बोरोइंग, नॉन करंट बोरोइंग, वही जो बोरोइंग का शेड्यूल है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आराम से आहिस्ता सब चीज़ें करेंगे, बारी बारी करेंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर बोरोइंग आ रहा है, देखिए। तो हमने बैलेंस शीट में जो डाला था वो बोरोइंग हमने टोटल डाल दिया था। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 20 में बोरोइंग कितनी आ रही है, 20 में बोरोइंग आ रही है 521। इसको फ्रीज कर लो। अब फ्रीज कैसे करते हैं ये सब चीज़ें नहीं आती है, एक्सेल का कोर्स अटेंड करो, सब कुछ आएगा। 1 हफ्ते के अंदर आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। नॉन करेंट बोरोइंग मेरी आ रही है 296,305। यही है 3059 लैक्स। सेम क्या है 3059 लैक्स। पिछले साल का कितना है 521 लैक्स। 521 लैक्स कहाँ गया, ये रहा, बोल्ड कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा। 521 लैक्स 3059 लैक्स। तो ये जो चीज़ है मैंने ऊपर के नंबर टोटल डाल दिए, पर मुझे थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करना है डेट का, समझने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। ये देखिएगा 3059 21 का। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या है मैंने और डिटेल में बैलेंस शीट से ही नोट डाउन करके यहाँ लिख लिए। और इसका शेड्यूल मैंने कैसे बनाया कि ओपनिंग कितना था, उसमें एडिशन कितना करना पड़ा, अगले 12 महीने में कितने रीपेमेंट होने वाली है, और क्लोजिंग नंबर कितना आ रहा है। ये मैंने कैसे बनाया, फॉर एग्जांपल एक आपको करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये व्हीकल लोन है, तो व्हीकल लोन में पिछले साल मुझे मालूम है 81 आ रहा है, करेंट ईयर में कितना है 98 आ रहा है। ठीक है जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं। इसमें कुछ करंट पोर्शन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। करंट पोर्शन का मतलब कि ये नेक्स्ट ईयर रीपे होगा। मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो टोटल होगा 98.18 प्लस करंट में आ रहा है 54.83। तो मैं टोटल दिखा रहा हूँ अपने ओपनिंग में, देखिएगा यहाँ पे 98.18 प्लस 54.83। खुल जा सिम सिम। ये देखिएगा बोरोइंग आ गई है, बोरोइंग्स। यहाँ पर देखिएगा 22 में 75.21 लैक्स नॉन करंट है, 40.23 करंट है। दोनों को सम कर दोगे अगर आप तो कितना आएगा 98.18, 75.21 प्लस 40.23, 75.21 प्लस 40.23, टोटल कितना आ गया 115.44। आना कितना चाहिए था 98.18। क्यों भाई क्योंकि लास्ट ईयर मेरा कितना आ रहा था 98.18। अब करंट ईयर में जाऊंगा तो क्या होगा, वो 98.18 का 2 टुकड़े हो जाएगा। 12 महीने में कितना पेमेंट और 12 महीने के बाद मेरा कितना पेमेंट है। बट यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा आ रहा है अमाउंट। उसका रीज़न क्या है, कुछ ना कुछ मैंने एडिशन किया होगा, कुछ ना कुछ मैंने और लोन लिया होगा, तो वो मैंने एडिशन में डाल दिया। क्लोजिंग
40.23 जो है वो मैं अगले 12 महीने में पे करूँगा। यहाँ से मुझे पता लग गया, मैंने यहाँ डाल दिया और क्लोजिंग मेरे पास आ गया 75.21 जो मेरा बैलेंस शीट में आ रहा है 75.21, जो व्हीकल लोन लिया उसका भी और जो मैंने अदर लोन्स लिए उसका भी। सिमिलरली मैंने टर्म लोन का बना लिया, रिलेटेड पार्टी से जो एडवांसेस लिए उसका बना लिया। अनसिक्योर्ड लोन में आ रहा है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे, लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ये भी बोरिंग के अंदर ही आ रहा है। और शॉर्ट टर्म डेट, अगर मेरा लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी इंटरेस्ट फ्री है, अपने जान पहचान वाले से कंपनी ले रही है लोन और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो फिर मैं उसको इंटरेस्ट से लिंक नहीं करूँगा। बट अभी के लिए मान रहा हूँ कि इस पर भी इंटरेस्ट है, और ऐसे कर कर मैंने टोटल यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट बना लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट भी लिखा है। शॉर्ट टर्म डेट कहाँ से आता है? शॉर्ट टर्म डेट जो है वो यहाँ पर आता है, ये देखिएगा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आ रहा है बोरोइंग। कितनी बोरोइंग है? 2523, प्रीवियस ईयर में थी 16437। और ये कैसे आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है कि जो मेरा कैश क्रेडिट अकाउंट है या वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन है, ऐसा लोन जिसको कंपनी कभी भी दे सकती है, बैंक कभी भी ले सकता है, ऑन डिमांड है, छोटे पीरियड का होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है, कैश क्रेडिट भी एक तरह से ओवरड्राफ्ट की तरह ही काम करता है। तो उसमें जो मेरा पैसा पड़ा है वो मेरा करंट नेचर का है, वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, टर्म लोन नहीं है। और जो मेरे को 12 महीने में पेमेंट करनी है वो भी मेरा करंट नेचर का है, और 12 महीने की पेमेंट मैंने ऊपर से निकाल ली, देख रहे हैं ऊपर। इसको मैं बोलता हूँ करंट मैच्योरिटीज़ CPLTD, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट, ऐसे इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं रिलेशन बिठाऊँ फाइनेंस कॉस्ट का, तो 21 में फाइनेंस कॉस्ट कितनी थी और अगले साल कितनी थी? अगर मैं इसको डिवाइड करूं किससे किससे किससे, एवरेज डेट तो मेरे को लेना पड़ेगा ना। अभी जो है इसमें ना सिंपल ले लेते हैं कि ये मेरा जो फाइनेंस कॉस्ट है ये मेरे टोटल डेट का कितना है। टोटल डेट में दोनों आएंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आएंगे। तो 8% 9% आ रहा है। मैंने यहाँ पर एवरेज डेट लिखा है। एवरेज डेट का मतलब होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, क्योंकि जो लोन है मैंने ओपनिंग में कुछ लिया होगा, कुछ रीपे कर दिया होगा, कुछ एडिशनल ले लिया होगा, क्लोजिंग में कुछ पड़ा होगा, तो पूरा ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कितना रहा वो मेरे पास डेटा नहीं है। इसलिए मुझे एवरेज डेट लेना चाहिए आइडली, ये देखने के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है। अभी यहाँ पर मैंने सिंपल ये लिया है, डेट बाय फाइनेंस कॉस्ट बाय डेट, ये लिख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने कैलकुलेट करा है। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं 20 के नंबर पे डाल दूंगा। आपको भी होमवर्क है, आप 20 के नंबर यहाँ पर खुद डालिएगा, जिससे कि फिर हम एवरेज ले पाएंगे। 20 + 21 डिवाइड बाई 2, 21 + 22 डिवाइड बाई 2, एवरेज डेट से जो है हम फाइनेंस कॉस्ट को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक और बेहतर नंबर आएगा। बट ये भी ठीक है, मोटा मोटी बैंकों से 8% पर इंटरेस्ट मिलता है, कंपनियाँ इतने पर ही लेती हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री से हो तो मुझे पता ही है, तो यहाँ पर मैं 8% की एजम्पशन ले सकता हूँ। ठीक है जी, 8% की एजम्पशन मैं ले सकता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में मेरा ये लोन कैसे रीपे होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ये भी नहीं पता कि आने वाले सालों में कंपनी कितना और लोन लेगी, किस साल में लेगी, आई डोंट नो। तो जब तक मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी और कितना लोन लेना चाहती है, तब तक के लिए जो एग्जिस्टिंग लोन कंपनी ने लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट टर्म्स क्या है वो मैं पढ़ सकता हूँ। और यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा, रिपेबल इन 60 मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि 12 महीने कोई रीपेमेंट नहीं है जब लोन लिया था, और उसके बाद जो है 60 महीने में आपको पे करना होगा, यानी 5 साल के अंदर पे करना होगा। तो जब लोन लिया था उससे 12 महीने तो होने वाले होंगे, 23 में हो ही जाएंगे। तो मैं अभी के लिए एज्यूम कर सकता हूँ कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है लोन की पेमेंट होगी। मैं और इन डेप्थ भी बना सकता हूँ जिसमें कि मैं एक एक लोन का अलग से बनाऊँ शेड्यूल, जिसमें देखिएगा कुछ आपके 60 महीने में पे हो रहे हैं, ये 48 मंथ्स में ही हो रहा है लोन। तो अलग अलग आ रहे हैं ना, अलग अलग डेट्स आ रही है।
बट अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ 5 साल, क्योंकि मुझे मॉडल को सिंपल रखना है। अधिकतर लोन मेरे 5 साल में हो रहे हैं और इसलिए मैं 5 साल के एजम्पशन के हिसाब से अभी एक मॉडल बना रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा जी, ठीक है जी, एडिशन मुझे मालूम नहीं क्या है, आई डोंट नो। क्लोजिंग ये लीजिए भैया, क्लोजिंग आपका फॉर्मूले से आ जाएगा। और मज़े की बात, यहाँ पर आप ले लेंगे जो क्लोजिंग है, इसको 5 से आप डिवाइड कर देंगे कि 5 सालों में ये पे हो जाएगा। तो ये हो गया 5 सालों में पे, आगे का कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, अगर आप आगे और कर देंगे तो नेगेटिव में चले जाएगा, जो आपको करना नहीं है। तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। सिमिलरली आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, क्लोजिंग को ड्रैग करेंगे, एडिशन आपको मालूम नहीं है क्या है, हाउ डू यू नो, हाउ डू आई नो। और 5 साल में लोन की पेमेंट हो जाएगी ऐसा आप एज्यूम करेंगे। सिंपल, अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं, बाद में और कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि शॉर्ट टर्म डेट या वर्किंग कैपिटल लोन जो होता है वो आपका टर्म डेट नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो 5 साल में ज़ीरो हो जाए। ये तो वर्किंग कैपिटल के लिए लिया जाता है। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि जितनी रेट से मेरी सेल्स की ग्रोथ हो रही है उतनी रेट से जो है मेरा वर्किंग कैपिटल का साइकिल भी वैसा ही रहेगा, बट मॉनेटरी टर्म्स में तो चेंज हो जाएगा। जो मेरे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सेल्स बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, डेटर्स भी मेरे फिर उस हिसाब से ज़्यादा रहेंगे, क्रेडिटर्स भी ज़्यादा रहेंगे, तो वो चीज़ें एक्सपैंड हो जाएगी। तो एक एजम्पशन तो मैं ये ले सकता हूँ कि जिसमें कि मेरी सेल्स के अकॉर्डिंग मेरी शॉर्ट टर्म डेट को मैं इंक्रीज़ कर दूँ। दूसरा मैं ये ले सकता हूँ कि मैं पूरा एक MPBF की टेबल बनाऊँ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये एक डिटेल टेबल होती है जिसमें हम वर्किंग कैपिटल पूरा कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, और उसमें मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरी करंट लाइबिलिटी से मेरे करंट एसेट्स कितने ज़्यादा हैं, मेरा पैसा कितना फंसा हुआ है, और उस पैसे के लिए जो मेरा फंस गया है करंट एसेट्स में, एंड माई करंट लाइबिलिटीज़ आर नॉट अप टू द मार्क, आई विल टेक अ शॉर्ट टर्म डेट, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन CC। तो वो टेबल की वर्किंग है बहुत कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने कहा कि आने वाले टाइम में कॉम्प्लेक्स करेंगे मॉडल को, अभी नहीं कर रहे, अभी सिंपल कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं रीपेमेंट इन 12 मंथ्स है उसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, वो तो जो है वो है। ये इन दोनों का सम है, वो भी बिल्कुल फॉर्मूला ट्रैक होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ सेल्स ग्रोथ के नंबर के हिसाब से। 23 में मेरी सेल्स ग्रो हो रही है 15% से, तो ये भी मेरा 15% से इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसी मैं एजम्पशन ले सकता हूँ। तो 15% से नहीं तो कम से कम चलो 10% से तो हो रहा है। तो आप -0.05 कर लो, 5% माइनस कर लो, कुछ तो एजम्पशन लेनी पड़ेगी ना। उसके बाद फिर आप उसको रिफाइन करेंगे अपनी एजम्पशन को। और अभी मैंने जो लिया था वो मैंने इस प्रकार लिया था कि लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस कॉस्ट उसका कितना परसेंट है, वो 8% आ रहा था। अब आगे अगर मेरी फाइनेंस कॉस्ट 8% है तो उसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट मल्टीप्लाई बाय 8%। और ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट निकल कर आ गई, ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट निकल कर आ गई। You have to take certain assumptions, and if the assumptions are not correct, then you have to redefine your assumptions, right? तो यहाँ पर अब फाइनेंस कॉस्ट जो है उसमें मैं 23 से लिंक लगा दूंगा फाइनेंस कॉस्ट में और आगे ड्रैग कर दूंगा इसको, तो मेरी फाइनेंस कॉस्ट निकल कर आ गई है। एजम्पशंस चेंज हो सकती है जी। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो यहाँ मैंने फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लिखा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। टोटल एक्सपेंस का, प्रॉफिट का, एक्सेप्शनल आइटम का, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। एजम्पशंस मुझे सिर्फ इतने की चाहिए थी। डेप्रिसिएशन जो है वो मेरा कैपेक्स से आता है, मतलब चलिए डेप्रिसिएशन में लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं डेप्रिसिएशन की क्या रेट निकाल सकता हूँ। मेरा डेप्रिसिएशन 19 में था 460, अगर मैं इसको
अपने यहाँ पर जो मेरा आ रहे हैं एसेट्स, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या एक रेट आ जाएगी? और क्या ये रेट 6%, 5-6% के बीच में आ रही है? ऑन एन एवरेज 6% आ रही है, नीचे आप देख सकते हैं। तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि मैं 6% इसको, कि जितना भी मेरे नेट एसेट्स होंगे उसका 6%, जैसे WDV में आप करते हैं कि जितना भी होगा आपका एसेट उसका 6% आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। हालांकि वो पिछले साल के नंबर्स के बेस पर होता है, हम जो है करंट ईयर के बेस पर देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप पिछले साल के बेस पर कर लीजिए, और क्या प्रीवियस ईयर के बेस पे कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कि मतलब 20 का मेरा डेप्रिसिएशन, 20 का डेप्रिसिएशन 19 के एसेट का कितना परसेंट है? अब ठीक है, अब तो 6% आ रहा है, अब तो बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, तीनों में ही 6% आ रहा है, करेक्ट। तो 6% की मैं एजम्पशन ले सकता हूँ, मेरा डेप्रिसिएशन का रेट 6% है। हालांकि आप लोग कहेंगे भैया इनकम टैक्स पढ़कर आए हैं हमने पढ़ा है अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अलग अलग एसेट्स का अलग अलग होता है। अगेन यू वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स, देन मेक अ शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डिफरेंट एसेट का ग्रॉस ब्लॉक अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग, सबकी अलग अलग एजम्पशन, और इन डेप्थ आप अपनी मॉडल को ले जा सकते हैं। सिंप्लीफाइड बनाना है तो ओवरऑल जो है 6% आ रहा है, तो मैं 6% की एजम्पशन ले रहा हूँ। कैसे आया मैंने देखो निकाला ना यहाँ पे। तो अब मुझे अपने नेट एसेट्स भी देखने पड़ेंगे कि नेक्स्ट ईयर के मेरे नेट एसेट्स कितने रहने वाले हैं, इजंट इट? ऐसा है कि नहीं है? या कुछ और एजम्पशन भी आप ले सकते हो, जिसमें कंपनी कह रही है कि देखो ये आपने लैक्स में नंबर डाले हैं, तो अगर आप लैक्स में नंबर निकालोगे एब्सोल्यूट नंबर्स, तो निकल कर आ रहा है करीब करीब 15 करोड़। 1500 लैक्स मीन्स 15 करोड़। तो 10 करोड़ 15 करोड़ का कंपनी कैपेक्स करती रहती है। तो मैं दूसरी एजम्पशन ये भी ले सकता हूँ कि जो मेरे नेट एसेट्स थे उसमें करीब 10 करोड़ का मेरा एडिशन होगा। 10 करोड़ मीन्स 1000 लैक्स, 00 एक्स्ट्रा लग गया, और मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर लूँगा 6% का, जो मैंने यहाँ से एज्यूम किया है। तो डेप्रिसिएशन मेरा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा डेप्रिसिएशन वाले शेड्यूल से, ये मैं माइनस कर लूँगा, ठीक है। तो 10 करोड़ की मैं एडिशन ले रहा हूँ ओवरऑल अपने कैपेक्स में, जो जनरली कंपनी करती है, रूटीन नेचर का है। 10 नहीं तो 15 की ले सकते हो, जैसा आपका मन करे, बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड। हमने 10 का लिया है क्योंकि 10-15 के आसपास ही बन रहा था, और डेप्रिसिएशन जो होगा उसका करंट ईयर का वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 6% है। तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा, पिछले साल को सेलेक्ट करूँगा, और अजम्पशन में जाकर करंट ईयर की अजम्पशन ले लूँगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, और करंट ईयर में वो डेप्रिसिएशन माइनस होते चले गया, ठीक है। तो ये मेरा P&L में डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर बन गया है। अगर मैं इस एजम्पशन को नीचे यहाँ पे रख लेता हूँ और ड्रैग कर लेता हूँ, तो भी 6% आ रहा है, तो ठीक है ना, एजम्पशन मेरे बिल्कुल ठीक ठाक है। अब आ गया अदर एक्सपेंसेस की बारी आ गई। अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस में भी सेम चीज़ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? यही देखेंगे कि अदर एक्सपेंसेस मेरे टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 5%। 5% की एजम्पशन आप ले सकते हैं। तो P&L में मैं 5% यहाँ पर एजम्पशन ले लूँगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, अब यहाँ पर एजम्पशन लेनी पड़ेगी। हाउ मच इज दी टैक्स? नहीं,
टैक्स मेरे प्रॉफिट का कितना है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी 25% आ रहा है। 25% की एजम्पशन आप ले सकते हैं पिछले 3 साल का। यहाँ पे 38 क्यों आ गया, इसका रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अचानक से इतना क्यों बढ़ गया था, वट वॉज द रीज़न। बट लास्ट 3 ईयर्स का 25% के आसपास आ रहा है और एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट इतने ही रहता है। बट ये मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इनकम टैक्स में मेरा इनकम टैक्स का प्रॉफिट अलग तरीके से निकलता है। तो डेफर्ड टैक्स मुझे नहीं पता कितना है, मैं सिंपल करेंट टैक्स लूँगा और इसका मैं 25% एज्यूम कर लूँगा यहीं पर। और यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अगर मैं देखूँ प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, तो 5% मेरा प्रॉफिट आ रहा है और ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, जस्ट बिकॉज मे बी हमने कैपेक्स कम ले लिया हो। आने वाले टाइम में जब इतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कंपनी को थोड़ा सा कैपेक्स भी करना पड़े। और कैपेक्स करना पड़ेगा तो उसका डिप्रेशन बढ़ जाएगा, अगर थोड़ा लोन लेना पड़ेगा तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड प्रॉफिट मोटा मोटी इस इंडस्ट्री में 5-6% का ही आता है। तो हमने अपनी एजम्पशन में कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कुछ बहुत बेकार चीज़ नहीं ली है, हमने बिल्कुल ठीक ये मॉडल तैयार किया है। अगर आप इसको एक रफ मॉडल बोलना चाहें या एक बेसिक मॉडल बोलना चाहें, तो मेरा एक बहुत बेसिक मॉडल तैयार हो गया है। ये सिर्फ P&L है। अब यहाँ बैलेंस शीट के आइटम भी होंगे, तो बैलेंस शीट के आइटम में बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोजेक्ट करनी होगी, जिसमें से कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है। इसमें जब तक मुझे नहीं पता कि कंपनी में और फंड्स आने वाले हैं, ये कंपनी कुछ बायबैक करने वाली है, तब तक तो मैं यही एज्यूम करूँगा कि मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल सेम रहेगी, और ऐसी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। जो अदर इक्विटी है दैट इज़ रिजर्व एंड सरप्लस, वो पिछली बार में जो करेंट ईयर के प्रॉफिट हैं 23 के, वो ऐड हो जाएंगे, 23 के प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे, और ऐसे ही पिछली बार में प्रॉफिट करेंट ईयर के ऐड होते रहेंगे, मेरी इक्विटी बढ़ती रहेगी। जो मेरा डेट है 3790, वो तो मेरे डेट शेड्यूल से आएगा। भाई 3790 क्या था, ये था। करेंट ईयर का कितना है, ये है, इसको मैं आगे ले जाऊंगा। आने वाले टाइम में मेरा डेट ज़ीरो हो रहा है, वो जो कि फैक्ट है। भाई मुझे नहीं पता कि कंपनी ये पे करने के बाद क्या बीच में और भी डेट लेने वाली है, नहीं लेने वाली है। जो मेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ डेट की एजम्पशन से, और इसको आगे ट्रैक कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरे डेटर्स हैं, इसका मैं कैसे, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, करंट एसेट जहाँ आ रही हैं। हाँ जी, तो अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी इन्वेंट्री कितनी रहेगी, या मेरा और जो मेरे एसेट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, बैंक बैलेंस है, मेरे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो क्या रहेंगे। तो इसकी मैं एजम्पशन ले सकता हूँ, और एजम्पशन में क्या लूँगा यहाँ पर, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सेल्स का कितने दिन का मेरे पास डेटर रहता है, सेल्स का कितने दिन का इन्वेंट्री रहता है, और सेल्स का या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितने दिन के मेरे पास डेटर्स ऑन अ डे रहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे हम भाई, या तो मैं टर्नओवर निकाल लूँ, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, एक ये भी तरीका होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता। मान लो कि मेरी सेल्स 19 की टोटल इतनी हो रही है, सेल्स को लेता हूँ, अदर इनकम हटा देता हूँ, और अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ ट्रेड रिसीवेबल से, तो मतलब ट्रेड रिसीवेबल यानी जिनसे मेरे को पैसा लेना है, तो जिनसे मुझे पैसा लेना है वो है मेरे पास 216 करोड़, और टोटल जो मैं सेल्स करता हूँ वो है मेरी 65,000, यानी टोटल हो गया 650 करोड़। तो 650 करोड़ मैं टोटल सेल करता हूँ, ऑन एन एवरेज 216 के डेटर रखता हूँ। दैट मीन्स कि मैं अपने डेटर को 3 बार टर्न अराउंड कर लेता हूँ, यानी बेचा, डेटर आए, डेटर्स ने पैसा दिया, फिर बेचा, फिर डेटर आए, फिर उनसे पैसा मिल गया, फिर मैंने और बेचा, फिर डेटर हुए। ऐसे साल में 3 बार मैंने डेटर को टर्न कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सेल कर दिया फिर 1 साल के बाद पैसा मिलेगा, 1 साल में ही मेरे को पैसा भी मिल रहा है, ऐसा ही है।
तो ये मेरे डेटर डेज आ रहे हैं। अगर मैं इसको आगे कैरी ऑन करूँ तो मोटा मोटी मेरे डेटर डेज यहाँ पर आप देखेंगे डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डेटर टर्नओवर मेरा डिक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेटर्स की ब्लॉकेज मेरी बढ़ रही है। मैं डेटर्स को सिर्फ अब 2 बार ही टर्न कर पा रहा हूँ, जो पहले मैं ज़्यादा कर पा रहा था। तो खैर जो भी है, ये डेटर टर्नओवर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। टर्नओवर इसी को बोलते हैं ना, कितनी बार आप उसको टर्न कर पा रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर देख लेते हैं। सिमिलरली इन्वेंट्री टर्नओवर भी निकलेगा कि भाई ये मेरी टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू मतलब जो ऑपरेशन से आ रहा है अदर इनकम के अलावा, ये मेरी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को जो मैं टर्न कर पा रहा हूँ वो बढ़ रहा है, यानी कि मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं इन्वेंट्री मेरी डिक्रीज़ हो रही होगी यहाँ पे 9,000, 11,000, 15,000 हुई है, बट ऑन कंपैरिजन टू दी सेल्स उतनी ज़्यादा वो नहीं बढ़ी है। और क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो क्रेडिटर टर्नओवर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स यही है मेरे ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तो ये मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल जो मैं खरीदता हूँ वो क्रेडिट पे खरीदता हूँ, वो मेरे क्रेडिटर होते हैं, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स। और ये तो 9 गुना है, 19 गुना, 17 गुना, 11 गुना। भाई क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, दैट मीन्स अकाउंट रिसीवेबल का टर्नओवर आ गया, वो कितनी बार टर्न अराउंड हो रही हैं। तो यही चीज़ तो हमने करी थी अभी, और ऐसे कर कर मेरे पास जो है टर्नओवर रेशियोज आ गए। इसके बेस पर मैं कुछ एजम्पशन ले सकता हूँ कि भाई मैं अपने डेटर्स को 2 या 3 बार जो है करीब टर्न अराउंड कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 2.5 ले लूँ एजम्पशन, 2.5 की एजम्पशन ले लूँ तो गलत तो नहीं होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर 5 बार हो रहा है, 5.2 बार, 5.85, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। अगर मैं 5 ले लूँ, परसेंट नहीं होगा, सॉरी, दिस विल नॉट बी परसेंटेज, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स है, दिस इज नॉट परसेंटेज। ये मेरा 5 बार टर्न अराउंड हो रहा है, और क्रेडिटर्स को मैं बहुत ज़्यादा बार टर्न अराउंड कर रहा हूँ, जो कि गलत है। यानी मैं अपनी पेमेंट जल्दी कर देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया, पर मेरे डेटर्स में बहुत मुझे टाइम लगता है, इन्वेंट्री में टाइम लगता है। सालासर टेक्नो का जो नेचर ऑफ वर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट आया वो 2 साल के लिए आया, 3 साल के लिए आया। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं होती है, इसके लिए आप डेटर्स को इतना टर्न नहीं कर पाते। वहीं जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें आपको टाइमली पेमेंट करनी होती है, और यहीं पर आपके क्रेडिटर ज़्यादा नहीं रहते हैं, यू टाइमली पे देम। तो यहाँ पर मैं 11 है, 12 है, इतना है एवरेज आ रहा है इसका, 15 का एवरेज मान सकते हैं। लास्ट ईयर का भी एजम्पशन ले सकते हो, जो चल रहा था उसी ट्रेंड पर चलेगा, ठीक है ना। बाकी तो कंपनी की जब हम और डिस्कशन देखेंगे, इन्वेस्टर पीपीटी या कोई नई कॉल रिपोर्ट होगी, एनालिस्ट के साथ कुछ बातचीत होगी, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वहाँ से और क्लैरिटी मिलेगी। तो इसके बेस पर मैं क्या डेटर्स को प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, रिसीवेबल्स को प्रोजेक्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, यस 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 यस। मैं सेल्स को डिवाइड करूँगा एजम्पशन में जो टर्नओवर आ रहा है, और मेरे पास डेटर आ जाएंगे। सिमिलरली इन्वेंट्री, वैसे इन्वेंट्री के लिए मुझे सेल्स नहीं लेना चाहिए था, आइडियली मुझे कॉस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि रेवेन्यू में तो जो है प्रॉफिट भी आ जाता है। पर फिर भी जो है हम लोग एक बार के लिए यही लेंगे, क्योंकि हम तो एक रेशो ले रहे हैं, एक परसेंटेज ले रहे हैं। और क्रेडिटर्स मेरे रहेंगे इसका डिवाइडेड बाय assumption, थोड़ा ऊपर ले लिया मैंने, यहाँ लेना था मुझे। और एमएसएमई का मुझे पता नहीं कितना ड्यू रहेगा, मैं सेम को ही आगे कैरी ऑन रख सकता हूँ। और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं।
यहाँ पर देखिएगा टोटल आ रहा है, ये देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर टोटल आ रहा है। इस टोटल को मैंने आगे ड्रैग कर दिया, नीचे भी टोटल आएगा लाइबिलिटीज़ का, इसको भी मैंने आगे ड्रैग कर दिया और नीचे डिफरेंसेस आ गए। और डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, बैलेंस शीट हमेशा मैच होनी चाहिए। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, आई डोंट नो कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, नेक्स्ट ईयर पूरा होएगा। पर नेक्स्ट ईयर मैं कुछ वर्क इन प्रोग्रेस और करूँगा कि नहीं करूँगा, दैट आई डोंट नो। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता एसेट्स की, वो एक बार के लिए मैं सेम एज्यूम कर सकता हूँ जब तक मेरे पास और डिटेल नहीं आती है। सिमिलरली मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो नेक्स्ट ईयर या आने वाले 5 साल में मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो जो कर रखी है मैं मानूंगा कि मैं उसी को करके रखूँगा, ये मैं एजम्पशन ले सकता हूँ। जहाँ तक बात है अदर फाइनेंशियल एसेट्स की, अदर करंट एसेट्स की, तो वो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या आ रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा बैलेंस शीट खोल कर, ताकि हम अपनी एजम्पशंस को थोड़ा ठीक से ले पाएँ। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जो आपकी पुरानी थी वही आगे कैरी ऑन हो रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा, बैंक का बैलेंस कितना होगा, ये अगेन मैं नहीं बता सकता। ये चीज़ें हम सबसे एंड में डालेंगे कुछ ठीक ठाक एजम्पशंस के बेस पर। सिमिलरली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है, वी डोंट नो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ का पूरा एक हम कॉम्पिटिशन फ्यूचर की तो नहीं बना सकते, वो तो 1 साल की बनती है तो समझ में आता है। प्रोविजंस अगेन वी डोंट नो, इसमें कुछ है नहीं। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ देखोगे तो कुछ छोटा सा अमाउंट इसमें पड़ा हुआ है 9 लाख रुपए का, दैट इज़ नेग्लिजिबल। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी कुछ नहीं आ रहा, इट्स ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट है, प्रोविजंस में नेग्लिजिबल अमाउंट है, और यहाँ पर भी एक नेग्लिजिबल अमाउंट पड़ा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ मिसमैच आ रहा है, क्योंकि मेरे लाइबिलिटीज़ जो हैं थोड़ी सी मेरी ज़्यादा आ रही है। ठीक है जी, लाइबिलिटी ज़्यादा आ रही है, तो अगर मैं एक बार सभी को आगे सेम नंबर कंटिन्यू कर लूँ, चलो बैंक बैलेंस तो एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ कि नहीं है बैंक बैलेंस। अब इसे आपको ना मैच कराना है। देखिएगा, एक बार के लिए आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई है। इसमें आपने डेटर्स जो हैं वो डेटर टर्नओवर से निकाल लिए, इन्वेंट्री निकाल ली, क्रेडिटर निकाल लिए, जो रेशो चल रहा था उसी रेशो के एजम्पशन में आपने आगे भी फोरकास्ट कर लिया। आपने जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसमें आपने एजम्पशन ले ली, भाई हर साल 10 से 15 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 10 करोड़ का एज्यूम करके आपने एडिशन कर ली। फिर डेप्रिशिएशन माइनस करके आपने नेट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद जो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है उसे आपने सेम एज्यूम करा। आपने रिजर्व एंड सरप्लस जो हैं उसमें आपने पिछले साल का करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर दिया लास्ट ईयर के रिजर्व सरप्लस में, तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस हो गया। आपने जो बोरोइंग्स है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उसका आपने डेट का पूरा शेड्यूल बनाया, एजम्पशन ली 5 साल में पे होगा। आपका जो कैश क्रेडिट है WCDL है वो सेल्स के परसेंटेज में इंक्रीज़ होगा। ऐसे कर कर आपने बोरोइंग्स भी जो है अच्छी खासी एजम्पशन लेकर उसे फॉरकास्ट कर लिया, तो बाकी चीज़ें बच गई, उसको हमने एक बार के लिए सेम मान लिया। ठीक है, अब मैं इसको मैच कैसे कराऊं, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको मैच कैसे कराऊं, है ना जी। तो एक एजम्पशन तो है कि अगर मेरी लाइबिलिटी कम आ रही है, मेरे एसेट ज़्यादा आ रहे हैं, मेरी लाइबिलिटी कम आ रही है, तो या तो मुझे एसेट को कम करना पड़ेगा या लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि जो अदर करंट एसेट्स हैं उसको डिलीट कर दीजिए, और जो भी बैलेंस आ रहा है यहाँ पे वो आप अदर करंट एसेट्स में डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो इट्स द ईजीएस्ट रूट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द मोस्ट करेक्ट रूट टू मैच द बैलेंस शीट, बट इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट रूट। मैच तो करानी है, एसेट या लाइबिलिटीज़ में से कुछ तो ज़्यादा या कम होगा,
जो नंबर्स हमें चाहिए थे, जैसे कैपेक्स का नंबर चाहिए था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, बोरोइंग्स का चाहिए था, हमें डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, ये सारे जो हमें नंबर्स चाहिए थे, ये तो हमने बिल्कुल करेक्ट प्रोजेक्ट करे हैं बेस्ड ऑन आर एजम्पशन। अदर इक्विटी जो रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होगा, ये तो हमने बिल्कुल करेक्ट करें। अब बाकी जो बच गया उसमें हमें कुछ ना कुछ और रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम इस अमाउंट को किस तरह अदर एसेट्स में या अदर लाइबिलिटीज़ में बाइफरकेट करें, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट ऑलमोस्ट ठीक ठाक दिखे। जैसे पीएनएल बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा था, 4-5%, 6% का रिटर्न आ रहा था, हिस्टोरिकली भी वैसा ही था, चीज़ें बिल्कुल ठीक लग रही थी, बैलेंस शीट भी उसी हिसाब से बिल्कुल ठीक लगनी चाहिए। बट अगर आपको एक बेसिक मॉडल बनाना है तो बेसिक मॉडल में पीएनएल के एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बेस पर ही आप कैश फ्लोज निकालते हैं, कैश फ्लोज के बेस पर आप वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन भी हम कर लेंगे आने वाली क्लासेस में, जैसे भी वीडियोस आएंगे। पर एक बेसिक मॉडल अगर तैयार करना है तो वो आपका तैयार हो गया है। अब इसमें परफेक्शन किस हद तक लेकर जानी है वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में, वो हम फ्यूचर में करते रहेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें बन गई है, डेट का शेड्यूल बन गया, कुछ एजम्पशंस ले ली, बैलेंस शीट आपकी आगे तक ड्रैग हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन गई, एंड दैट्स इट। क्या ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा? द आंसर इज़ येस, आई विल शेयर दिस शीट विथ यू ऑल। मैं आपको जो है शीट दे रहा हूँ, पर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं दे दूंगा तो फिर आप इसको खुद से नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, एक्सेप्शनल आइटम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमने लिया ही नहीं, तो इसको हमने हटा दिया यहाँ पे, और ये आपका पीएनएल स्टेटमेंट तैयार हो गया। यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इन नंबर्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि यार ये सारे मेरे जो है प्रोजेक्टेड नंबर हैं, तो ब्लू से मैंने हाईलाइट कर दिया। ऊपर हेडिंग को, ये मेरे ऑडिटेड नंबर हैं, उसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। ई लिखा हुआ है, ई का मतलब एस्टिमेटेड होता है, बट मैं इसको प्रोजेक्टेड ही मानूंगा क्योंकि एस्टिमेटेड नंबर्स तो मेरे पास है नहीं। दैट्स वाई आई विल टेक इट एज अ प्रोजेक्टेड नंबर ओनली, एंड दिस इज हाउ अ फाइनेंशियल मॉडल इज प्रिपेयर्ड। मुश्किल था? नहीं जी, बहुत आसान था। मॉडल ही बनाना था ना कि इसमें आपकी कुछ प्रोजेक्शंस के नंबर हो, बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हो, कुछ एजम्पशंस हो, यही बनाना था ना। ये बन गया है आपका। अब नंबर जो डाले हैं, या फिर आप जो कह रहे हैं कि भाई ये जो एजम्पशन हमने ली है कि कॉस्ट का नंबर या सेल्स का नंबर 15% से ही ग्रो करेगा, या कुछ सालों में ज़्यादा या कम ग्रो कर सकता है, या जो हमने कॉस्ट का एजम्पशन लिया है अदर एक्सपेंसेस का, क्या इसमें अगर कोई पावर एंड फ्यूल का एजम्पशन है, पावर एंड फ्यूल के एक्सपेंसेस अगर रियल में जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं पावर एंड फ्यूल की, क्या उससे लिंक हो सकता है, या और भी चीज़ें अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें और एक्यूरेट नंबर लाना चाहें, तो सिर्फ आपको एजम्पशन ही तो चेंज करनी है। जो अभी हमने एजम्पशन ली है, जो परसेंटेज हमने लिया है, उसका ही तो हमें बाइफरकेट करना है, कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट करना है, कर लेंगे। ये आपका चेक लगा हुआ है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, 0 है, कुछ 0.01 है, यहाँ पे डाल दो 0.01। मैनुअल एडजस्टमेंट करी हुई है, तो जहाँ मैनुअल एडजस्टमेंट करी है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये आपका नंबर आ रहा है अदर करंट एसेट्स का, ये आपने बैलेंसिंग फिगर डाली थी, तो इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आपका एक बेसिक मॉडल तैयार हो गया है। इसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है, ये बताने के लिए कि मेरे बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग नंबर है। ठीक है जी, या तो अदर करंट एसेट होगा या अदर करंट लाइबिलिटीज़ होगा। हालांकि इसको मैं और एक्यूरेट भी बना सकता हूँ, पर वो हम बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे कि यार अगर मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है या बैंक बैलेंस है, ये भी थोड़ा सा मेरा मॉडिफाई होना चाहिए, राइट। ये मेरा अदर करंट लाइबिलिटीज़ थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए, हमने सेम की एजम्पशन ली है, तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं। जितना भी डिटेल आपको डालना है डाल सकते हो, उसकी कोई हद नहीं है। कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो दैट इज़ अप टू यू, बट कितना सिंप्लीफाइड बनाना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। एंड आई हैव मेड अ वेरी सिंपल मॉडल विच एनीवन कैन मेक, एंड एटलीस्ट आपको इतना तो बनाना आना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो है बेसिक फाइनेंशियल मॉडल कंप्लीट हो गया है। आगे हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, और जैसे भी आपकी डिमांड आएगी और नई नई चीज़ें करेंगे। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड डू प्रिपेयर अ बेसिक फाइनेंशियल मॉडल एंड शेयर इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, या लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करो कि मैंने बना लिया, प्रिपेयर कर लिया है, उसे आप शेयर करो, मुझे टैग करो, और वहाँ पे बताओ कि हमने ये मॉडल तैयार किया है। मुझे भी अच्छा लगेगा, देखने वाले को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा।
All right then, tata and bye bye. See you in the next video. Bye bye.